हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्पीडअप। स्पीडअप में आपका स्वागत है। तो सभी को मेरा नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सभी लोग? होप सो आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। तो काफी लोगों का कमेंट आया, काफी आप लोग सपोर्ट कर रहे हैं, काफी प्यार कर रहे हैं हम लोगों को। तो थैंक यू सो मच आप सभी के सपोर्ट एंड लव के लिए। एंड आप सभी को एक इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ क्लास स्टार्ट होने से पहले कि हम लोग आरआरबी जेईई के लिए CBT 1 के लिए टेस्ट सीरीज लॉन्च कर रहे हैं दोस्तों। ठीक है, तो आरआरबी जेईई की टेस्ट सीरीज आ रही है, जिसमें टेस्ट सीरीज को हम लोग 26 जनवरी से पहले आप लोग अगर खरीद लेते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा आपको बेनिफिट मिलेगा, कुछ ना कुछ, नो डाउट आपको कुछ ना कुछ डिस्काउंट भी मिलेगा। एंड आफ्टर 26 जनवरी थोड़ा सा आपको महंगा पड़ जाएगा ये। तो हम लोग लॉन्च करने वाले हैं अपनी टेस्ट सीरीज को। तो प्लीज आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए किस किस को टेस्ट सीरीज चाहिए। एंड गूगल फॉर्म हम लोग देने वाले हैं, जिसपे आप लोग अपना फॉर्म फिलअप कर सकते हैं और आपकी इतनी सारी जानकारी दे सकते हैं। ठीक है, तो जो भी टेस्ट सीरीज होगी उसमें क्या होगा, टेस्ट होंगे आपके, जिसमें जो भी एक्चुअल पैटर्न हो रहा होगा आपके एग्जाम का, आरआरबी जेईई का, CBT 1 के लिए अभी तो फिलहाल, CBT 2 के लिए हम लोग बाद में लॉन्च करेंगे। ठीक है, तो CBT 1 का जो भी आपका पैटर्न होगा, जो भी उसमें जनरल साइंस आएगी, करंट अफेयर्स आएगा, GS आएगा आपका, एंड मैथमेटिक्स आएगी, रीजनिंग आएगी, तो सभी का कमांड पूरा एकदम अच्छे से आपका मॉडरेट लेवल में बनेगा, जिसमें मीडियम भी क्वेश्चन होंगे, हाई लेवल भी क्वेश्चन होंगे और थोड़ा इजी लेवल भी क्वेश्चन होंगे। तो नो डाउट आपको बहुत अच्छी टेस्ट सीरीज मिलने वाली। तो प्लीज दोस्तों आप लोग इस टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कीजिए, जरूर कीजिए, क्योंकि इससे आपको अपनी एक्चुअल प्रैक्टिस का मालूम पड़ेगा एंड आपको एग्जाम के हिसाब से मालूम पड़ जाएगा कि आप लोग कैसी तैयारी की चल रही है आप लोगों की। ठीक है, तो फरवरी के लगभग फर्स्ट या सेकंड वीक में हम लोग इसको लॉन्च कर देंगे, आपके पास ये अवेलेबल हो जाएगी। चलिए ठीक है दोस्तों, तो प्लीज वीडियो स्टार्ट करने से पहले आज के लिए आप प्लीज एक थम्स अप तो बनता है दोस्तों, एक लाइक बनता है ना, तो प्लीज एक लाइक दीजिए। चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले, जैसा कि आप सभी को पता है, हम लोग डेली क्विज रोज कर रहे हैं। तो डेली क्विज को हम लोग स्टार्ट करते हैं। कल का क्वेश्चन था हमारा कि जो आपका कंडक्शन होता है वो किस लॉ को फॉलो करता है, कंडक्शन फॉलोस विच लॉ, बताया था मैंने आप लोगों को। तो उसका करेक्ट आंसर था, जी हाँ बिल्कुल सही बताया, बहुत सारे लोगों ने सही से जवाब दिया है। उसका जवाब था आपका फोरियर लॉ। क्या जवाब था दोस्तों? कंडक्शन किसको फॉलो करता है? फोरियर लॉ को। ठीक है, तो काफी सारे बच्चों ने उसका सही जवाब दिया है एंड सभी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं एंड थैंक यू देना चाहता हूं कि आप सभी लोगों ने अच्छा रिप्लाई किया, अच्छा जवाब दिया और ऐसे जवाब देते रहिए। जिनका गलत हुआ कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम आप लोग सही जवाब देना। तो जैसे मैं कुछ नाम लेना चाहता हूँ, रिंकी सुंदरी, शिवाशीष गुप्ता, मोनिका सैनी, अनुज यादव, संतोष कुमार एंड आमिर रजा। ठीक है, सॉरी अगर बाकी लोगों का नाम नहीं ले पाया, क्योंकि इतना ही मैंने देख पाया। बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया है एंड बहुत अच्छा लगा कि आप लोग कमेंट कर रहे हैं, रिस्पॉन्स कर रहे हैं अच्छा सा। तो आज का क्वेश्चन आज के लिए फिर स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो क्लास स्टार्ट होने से पहले आज का डेली क्विज। ठीक है, तो डेली क्विज स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन लिखते हैं पहले हम लोग, लेके आप लोग भी क्वेश्चन लिखिए। among these materials which have high thermal conductivity, ठीक है, क्वेश्चन है आपका कि जो अभी मैं ऑप्शन लिखूंगा उनके बीच में किसकी थर्मल कंडक्टिविटी ज्यादा है। ठीक है, तो ऑप्शन है आपके फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। ठीक है, पहला ऑप्शन है आपका एल्यूमिनियम, दूसरा है आपका सिल्वर, तीसरा है आपका कॉपर एंड चौथा है आपका आयरन। ठीक है दोस्तों, प्लीज कमेंट बॉक्स में रिप्लाई कीजिए आपका इसका करेक्ट आंसर क्या है ना, इसका करेक्ट आंसर क्या है। तो जैसा मैंने आपको कल बताया था, आपके पास अगर कॉइन है, कॉइन का मतलब क्या, आपके पास सिक्का है, तो मैंने आपको ट्रिक बताई थी। क्या बताई दोस्तों? ट्रिक। जी हाँ बिल्कुल सही बोला आपने। क्या ट्रिक बताई थी? सिक्का, है ना, हिंदी में लिख लीजिए। पहले मैंने आपको ट्रिक बताई थी सिक्का याद करने की, यानी कि अगर आपके पास में सिक्का है तो आप एक नंबर का सवाल बिल्कुल सही कर सकते हैं। तो सिक्का में क्या बताया था मैंने? सिक्का यानी कि सिक्का से सिल्वर, कॉपर एंड देन एल्यूमिनियम। ठीक है, तो सबसे ज्यादा थर्मल कंडक्टिविटी किसकी हुई दोस्तों? सिल्वर की। अगर पूछ रहे हैं कि सेकंड किसकी थर्मल कंडक्टिविटी, तो आप बता सकते हैं इजिली कॉपर की। ठीक है, देन एल्यूमिनियम के फिर काफी सारे मटेरियल है उनकी ज्यादा होगी। तो समझ में आया किसकी ज्यादा हुई?
सिल्वर की। तो कभी भी एग्जाम में आ जाए प्लीज आप लोग कंफ्यूज मत होना, याद रखना सिक्का, तो आपका 1 नंबर का सवाल बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, काफी जगह पूछा गया है तो मैं इसका लिख नहीं रहा हूं कहां कहां पूछा गया है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं फिर आज की क्लास हम लोग। ओके, तो आज की क्लास में पहला टॉपिक है आपका थर्मल कंडक्टिविटी। क्या है दोस्तों? थर्मल कंडक्टिविटी। जी हाँ दोस्तों, हेडिंग लिखिए आप लोग, थर्मल कंडक्टिविटी। थर्मल कंडक्टिविटी। लेकिन थर्मल कंडक्टिविटी कहने से मेरा तात्पर्य यह है कि यह किसी भी पदार्थ की वह विशेषता है, किसी भी पदार्थ का वह गुण है, यह गुण वह दिखाता है कि किसी पदार्थ में ऊष्मा का संचरण कितनी आसानी से हो सकता है। क्या बताया मैंने दोस्तों? जी हां बिल्कुल, आप लोग सही कह रहे हैं। यह पदार्थ की वह गुण है जिससे आप बता सकते हैं कि ऊष्मा का संचरण उसमें कितनी आसानी से हो सकता है। थर्मल कंडक्टिविटी इज अ प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल व्हिच टेल्स अबाउट द हाउ इजीली इट कैन फ्लो, इट कैन इजीली कंडक्ट थ्रू द मटेरियल। समझ में आई बात? क्या बोला मैंने आपको? फिर से सुन लीजिए। थर्मल कंडक्टिविटी यानी कि यह किसी भी पदार्थ का वह गुण है जिसके माध्यम से आप बता सकते हैं कि उसमें ऊष्मा का संचरण कितनी आसानी से हो सकता है। हाउ इजीली अ हीट कैन कंडक्ट थ्रू दैट मटेरियल। बात समझ में आई? ठीक है, चलिए लिख लेते हैं इसी बात को हम लोग, लिख लीजिए। इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, इट इज ए property of material which tells us about the ability of material, the ability of material to allow heat energy to get conducted through the material more rapidly। ठीक है, यहां तक बात आई समझ में थर्मल कंडक्टिविटी की? चलिए लिख लिया आप लोगों ने। अब बात करते हैं हम लोग कंडक्शन की। कंडक्शन आपका किस लॉ को फॉलो करता है? हम लोगों ने कल पढ़ा था फोरियर लॉ को। तो आज हम लोग बात करते हैं फोरियर लॉ ऑफ कंडक्शन। फोरियर लॉ ऑफ कंडक्शन की लिखिए दोस्तों, फोरियर लॉ ऑफ कंडक्शन। ठीक है, इसमें हम लोग ज्यादा अंदर तक नहीं जाएंगे, सिर्फ ऊपर से बताएंगे कि आपका फोरियर लॉ ऑफ कंडक्शन होता क्या है। बता चुका हूं कि कंडक्शन लॉ के लिए कौन सा लॉ फॉलो करता है? फोरियर लॉ। ठीक है, तो सपोज कि आपका कोई एक मटेरियल है, ठीक है, एक मटेरियल है, एक हमने कोई मटेरियल ले लिया, ठीक है, इसमें टेम्परेचर ऊष्मा का संचरण हो रहा है। तो ऊष्मा का संचरण मैंने बताया, ताप का संचरण कैसे होता है? ज्यादा ताप से कम ताप की ओर। ये तो नेचर का लॉ है कि पानी बहता है क्या, कहां से? ज्यादा से कम की ओर। ऐसे ही तापमान बहता है, आपका ताप बहता है कम से ज्यादा की ओर। ऐसे अगर आपकी लाइट की बात की जाए तो लाइट में क्या बहता है दोस्तों? जी हाँ, क्या बहता है? करंट। तो करंट भी कैसे फ्लो करता है? हाई टू लो। ठीक है, तो कभी भी कोई चीज का फ्लो हमेशा हाई से लो होता है। ये लॉ ऑफ नेचर है, नेचर के लॉ के अकॉर्डिंग है। लेकिन अगर यही उल्टा हो जाए तो वो क्या हो जाएगा? अगेंस्ट द लॉ ऑफ नेचर, अगेंस्ट द लॉ ऑफ नेचर। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो फोरियर लॉ ऑफ कंडक्शन की बात करें, सपोज हमने कोई मटेरियल लिया, इसकी मैंने विड्थ मान ली इसकी x, और इसमें टेम्परेचर ड्रॉप हो रहा है। यहां पे मैंने टेम्परेचर माना T1 और यहां पे टेम्परेचर का ड्रॉप हुआ T2। ठीक है, और इस पदार्थ की कुछ ना कुछ मटेरियल की प्रॉपर्टी होगी, दैट इज थर्मल कंडक्टिविटी मान ली मैंने K। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, ज्यादा इसमें फ्लो पढ़ाने की जरूरत नहीं है क्योंकि इतना आपके कोर्स में नहीं है।
जो आपकी हीट होती है, ताप होता है, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर। ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है। अब कहोगे सर आपने नेगेटिव साइन क्यों लगा दिया? जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही बता रहे हैं आप लोग। ये नेगेटिव साइन इसलिए लगाया, ये नेगेटिव साइन ये बता रहा है कि लंबाई बढ़ने के साथ, ज्यों ज्यों इसमें तापमान बढ़ेगा, लंबाई बढ़ने के साथ इसमें तापमान की कमी हो रही है, तापमान का गिरावट हो रही है। ठीक है, नेगेटिव साइन क्या बता रहा है आपको कि लंबाई बढ़ने के साथ टेम्परेचर ड्रॉप हो रहा है। ठीक है, लिख लीजिए, नेगेटिव साइन शोस दैट, नेगेटिव साइन क्या बता रहा है, जैसे जैसे हम लोगों की लेंथ बढ़ रही है टेम्परेचर ड्रॉप हो रहा है। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत? और क्या होता है, ये थर्मल कंडक्टिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके? एरिया के। किसके होती है? एरिया के। तो अगर हम इन दोनों को जोड़ दें, अगर हम इन दोनों को जोड़ दें, तो इस साइन को हटाने के लिए, इस साइन को हटाने के लिए कांस्टेंट आएगा, इस साइन को हटाने के लिए कांस्टेंट आएगा, वो ही कांस्टेंट आएगा आपका जिसको बोलते हैं हम लोग थर्मल कंडक्टिविटी। ठीक है, इसको साफ कर दें, लिख लिया होगा आप लोगों ने। देखिए क्या होता है, इसको अगर इकट्ठा करके लिखते हैं तो क्या हो जाएगा, Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A माइनस dt अपॉन dx। इसको हटाएंगे जब तो कांस्टेंट आ जाएगा Q इक्वल टू K A dt ओवर dx। ठीक है, तो हीट की यूनिट क्या होती है आपकी, बता चुका हूं मैं क्या होती है, वॉट, सॉरी हीट की यूनिट क्या होती है आपकी, अरे हीट की यूनिट क्या होती है दोस्तों, जूल होती है ना। हीट की यूनिट क्या होती है, जूल। तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, जूल। हमें हीट की यूनिट नहीं निकालनी, हमें यूनिट निकालनी है के की, थर्मल कंडक्टिविटी की। तो याद हो मैंने आपको बोला था जब फर्स्ट चैप्टर पढ़ा था यूनिट एंड मेजरमेंट, कि हम लोग जब जब जैसे जैसे टॉपिक में आएंगे तब तक हम लोग उसकी यूनिट भी बताएंगे, देन एमएलटी फॉर्म भी बताएंगे। ठीक है, अब बात करते हैं अगर हम के की, तो के इस क्वेश्चन में क्या लिख सकते हैं, Q इंटू dx अपॉन ये क्या हो जाएगा, A इंटू dt। ठीक है, Q की यूनिट जूल और dx की यूनिट यानी कि लेंथ की यूनिट क्या होती है, मीटर। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, जूल इंटू मीटर। ऐसे तो होगा, जूल इंटू मीटर। ठीक है, और एरिया की यूनिट क्या होती है, मीटर स्क्वायर, और dt यानी कि इसकी यूनिट केल्विन। यहां तक कोई किसी को परेशानी नहीं, बताइए। ठीक है, चलिए इतना लिख लीजिए आप लोग, फिर बताते हैं हम लोग, इसको साफ करते हैं। लिख लिया आप लोगों ने? ठीक है, तो देखिए अब एक चीज और आप लोग यहां पे ध्यान दीजिए। क्या ध्यान देने वाली बात है दोस्तों, कि जो फोरियर लॉ है ना, हम लोग इसमें क्या लिख रहे हैं, मैंने आपको कल डिफरेंस बताया था कि जो हीट है और हीट ट्रांसफर जब हम लोग पढ़ेंगे, तो हम लोग अभी क्या पढ़ रहे हैं, हीट ट्रांसफर। इसमें हीट की यूनिट क्या लेते हैं हम लोग, जूल, और इसमें क्या लेते हैं, जूल पर सेकेंड। क्यों लेते हैं, क्योंकि इसमें रेट ऑफ हीट ट्रांसफर निकाल रहे होते हैं हम लोग, रेट की बात कर रहे होते हैं कि एट एनी स्टैंड यू कैन कैलकुलेट इजीली व्हाट इज द हीट ट्रांसफर, बट इन थर्मोडायनेमिक्स यू कैन नॉट इजीली टेल व्हाट इज द रेट ऑफ हीट ट्रांसफर, बिकॉज वी जस्ट डील विद द टू इक्विलिब्रियम स्टेट, फ्रॉम वन इक्विलिब्रियम स्टेट टू another equilibrium state we calculate a heat. What is heat from one state to two state? What is heat transfer? We can easily tell about the what is the heat at this point, at this point, at this point. That's why in heat transfer, what is the unit of heat, what is the unit of Q, that is joule per second. If there is confusion then you can easily write Q dot, Q dot. अगर आप लोगों को कोई परेशानी हो रही है तो आप Q dot लिख सकते हो, नहीं तो हमेशा क्या इसे Q को क्या बोलोगे, मैं लिख देता हूं, Q क्या है आपका, रेट ऑफ हीट ट्रांसफर, TT क्या है, DT क्या है आपका, चेंज इन टेम्परेचर। ठीक है, A क्या है आपका दोस्तों, एरिया, और X क्या है, उसकी लेंथ मान लो। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है आप लोगों को? अगर ये बात समझ में आ गई फिर तो आपको यूनिट निकालने में कोई परेशानी नहीं है, जैसा हम लोग पढ़ चुके हैं। क्या पढ़ा है हम लोगों ने, देखिए, तो यहां पे हम लोग क्या लेंगे, जूल पर सेकेंड, जूल पर सेकेंड। तो यहां पे हमें और क्या ऐड करना है, जूल पर सेकेंड।
इतनी बात समझ में आई। जूल को हम क्या लिखते हैं, बताया था मैंने आपको, जूल मतलब एनर्जी के दो फॉर्म, हीट और वर्क। तो हीट की यूनिट जूल, तो वर्क की भी यूनिट जूल। वर्क को क्या लिख सकते हैं, एफ इंटू डी, यानी कि न्यूटन इंटू मीटर। तो वर्क की यूनिट जूल, जूल को क्या लिख सकते हैं, न्यूटन मीटर। लिख दो, क्या लिखेंगे इसको, न्यूटन, और 1 मीटर तो यहां से आएगा, 1 मीटर ऑलरेडी है, तो क्या हो जाएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन मीटर स्क्वायर इंटू सेकेंड। ठीक है दोस्तों, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है, नहीं है, तो मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर कट जाएगा। फिर से आपकी न्यूटन, फिर मैंने बताया था न्यूटन की यूनिट नहीं पता हमें, कोई बात नहीं। फोर्स इक्वल टू क्या होता है, मास इनटू एरिया, बता चुका हूं, मास इनटू एरिया। मास की यूनिट किलोग्राम, एक्सीलरेशन मीटर पर सेकंड स्क्वायर। लिख दो तुरंत वहां पे, क्या हो जाएगा, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और 1 सेकंड ऑलरेडी है, और 1 केल्विन ऑलरेडी चल रही है आपकी। यहां पे नहीं लिखा आपने केल्विन, यहां पे भी लिखो दोस्तों केल्विन सेकंड, और यहां पे भी लिखो सेकंड के साथ केल्विन। ठीक है, यहां तक लिख लिया। देखिए अब मैं बहुत ही बेसिक से बता रहा हूं आप लोगों को, नहीं तो मैं डायरेक्ट भी लिख सकता हूं। ठीक है, तो इसलिए कभी भी यूनिट के सवाल गलत मत कर देना। कभी कभी क्या होता है, ऑप्शन आपके ऑब्जेक्टिव में ना यूनिट से ही निकल जाते हैं, तो हमेशा कोशिश क्या कीजिए कि उसकी बेसिक यूनिट आपको याद हो। ठीक है, तो इससे आसान कुछ हो सकता है, कुछ नहीं हो सकता। तो किलोग्राम को हम क्या लिख सकते हैं, एम, मीटर को क्या लिख सकते हैं, एल, सेकेंड को क्या लिखते हैं, टी। तो सेकेंड एक एरी, तो टी माइनस 3, और केल्विन नीचे, तो केल्विन को ऊपर ले दोस्तों। ये किसकी यूनिट हो गई, थर्मल कंडक्टिविटी की एमएलटी फॉर्म हो गई। ये थर्मल कंडक्टिविटी की आपकी यूनिट क्या होती है, यूनिट भी लिख लो यहां पे, और वॉट पर मीटर केल्विन। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे बात करते हैं। आगे बात यहां करेंगे कि टेम्परेचर बढ़ने के साथ, तापमान बढ़ने के साथ थर्मल कंडक्टिविटी पे क्या प्रभाव पड़ेगा, यानी कि सॉलिड की थर्मल कंडक्टिविटी बढ़ेगी कि घटेगी, लिक्विड की थर्मल कंडक्टिविटी बढ़ेगी घटेगी, और गैस की थर्मल कंडक्टिविटी बढ़ेगी घटेगी। तापमान बढ़ने के साथ इनकी थर्मल कंडक्टिविटी के क्या प्रभाव पड़ेगा, तो जानते हैं हम लोग इस बात को। ठीक है, समझिए इस चीज को, क्या प्रभाव पड़ता है। पहले बात करते हैं हम लोग सॉलिड्स की या मेटल की। ठीक है, मेटल्स की बात करते हैं हम लोग, मेटल ही देखता हूं तो ज्यादा अच्छा रहेगा, मेटल्स की, या सॉलिड मान सकते हो। टेम्परेचर बढ़ने के साथ इसकी थर्मल कंडक्टिविटी घटती है। भाई साहब याद रखना, कभी भी आप लोग ये मत ले लेना टेम्परेचर बढ़ने के बाद इसकी थर्मल कंडक्टिविटी बढ़ जाती है। अब बताता हूं क्यों घटती है। हीट ट्रांसफर में 2 बातें बताइए। हीट ट्रांसफर किसकी वजह से होता है, 2 कारणों की वजह। 70% ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन एंड 30% ऑफ लैटिस वाइब्रेशन। किस वजह से, लैटिस वाइब्रेशन की वजह से। ठीक है, जब टेम्परेचर बढ़ाते हैं हम लोग, तो टेम्परेचर क्या होता है, रैंडम एनर्जी पर यूनिट मॉलिक्यूल। सपोज ये आपका मेटल है, ठीक है, मेटल में कई सारे मॉलिक्यूल हैं। ठीक है, जब मेटल को गर्म करेंगे, टेम्परेचर बढ़ाएंगे, क्या होगा, मेटल की वाइब्रेशन बढ़ेंगे, मेटल का वाइब्रेशन होना शुरू हो जाएगा। तो मेटल जब वाइब्रेट होना शुरू हो जाता है, तो वाइब्रेशन और रोटेशन में फर्क समझ लेना दोस्तों। वाइब्रेशन होता है उसकी हमेशा जो अपनी एक्सिस है ना, एक्सिस के अबाउट इधर से उधर रोटेट करता है, होता है वाइब्रेशन, और रोटेशन होता है ऐसे अपनी एक्सिस के अबाउट। ठीक है, अब जब वाइब्रेशन हो रहा होगा ना, तो ये वाइब्रेट हो रहा होगा, कुछ यूं बढ़ रहा होगा, ऐसे ऐसे घूम रहा होगा, जन 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 जन, और ये भी कुछ घूम रहा होगा, जन 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 जन। तो इनके बीच में जो पहले डिस्टेंस, इसमें पहले इनके बीच की दूरी थी, तो जब वाइब्रेट हो रहा होगा, टेम्परेचर बढ़ रहा होगा, तो वाइब्रेट बनने के साथ साथ कुछ ऐसे ऐसे हो रहा होगा, ऐसे जल्दी जल्दी हो रहा होगा। अब जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स थे ना, फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से हीट ट्रांसफर हो रही है, वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स इस मीन फ्री पाथ में ट्रैप हो जाते हैं। जो उनके बीच मीन फ्री पाथ होता है, इसे क्या बोलते हैं हम लोग, मीन फ्री पाथ। तो मीन फ्री पाथ टेम्परेचर बढ़ने के साथ कम हो जाता है। तो फ्री इलेक्ट्रॉन जो आपके कंडक्शन स्टेट से दूसरी स्टेट में ट्रांसफर होने चाहिए थे, वो ट्रांसफर नहीं हो पाते हैं दोस्तों, वो उसके अंदर ट्रैप होकर रह जाते हैं। जब ट्रैप होकर रह जाएंगे, तो भाई साहब जो मेन कारण हीट ट्रांसफर होने का, वो तो होगा ही नहीं, वो तो
होगा ही नहीं। अब लेटिस वाइब्रेशन से जो भी होगी होगी, ठीक है, नहीं होगी लेटिस वाइब्रेशन भी होना कम हो जाएगा, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। क्या होता है कि जो उसका मीन फ्री पाथ है, मीन फ्री पाथ वो कम हो जाता है तापमान बढ़ने के साथ। तापमान बढ़ने के साथ क्या हो जाता है, मीन फ्री पाथ कम हो जाता है, इसी वजह से टेम्परेचर बढ़ेगा, थर्मल कंडक्टिविटी सॉलिड की डिक्रीज हो जाती है, ठीक है। इतना ज्यादा कॉन्सेप्ट से नहीं पढ़ना है, बस हमें इतना बताना है आपको कि क्यों कम हो जाती है। मैंने आपको बता दिया है क्यों कम हो जाती है, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग लिक्विड्स की, फिर हम बात करते हैं गैसेस की, ठीक है। बात समझ में आई आपको कि क्यों बढ़ जाता है, क्यों कम हो जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग लिक्विड्स की। अगर मेटल्स की बात करें तो नॉन मेटल में भी दोस्तों ये देख लेना, नॉन मेटल्स में क्या होता है ना, टेम्परेचर बढ़ने के साथ थर्मल कंडक्टिविटी बढ़ जाती है, क्योंकि अब ज्यादा और ज्ञान ले लो थोड़ा सा, आप ले नहीं रहे हो तो। नॉन मेटल क्या होता है, डायमंड, और डायमंड का लैटिस वाइब्रेशन क्या होता है, लैटिस स्ट्रक्चर बिल्कुल 3D होता है, बिल्कुल 3D होता है ना ऐसे। तो वाइब्रेशनल एनर्जी के कारण ज्यादा इसमें वाइब्रेशनल एनर्जी होगी, उसकी वजह से टेम्परेचर बढ़ेगा, तो थर्मल कंडक्टिविटी भी नॉन मेटल की बढ़ती है, ये कारण होता है। अब बात करते हैं हम लोग लिक्विड्स की, ठीक है। लिक्विड्स में क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ने के साथ उसकी थर्मल कंडक्टिविटी डिक्रीज हो जाती है। कैसे हो जाती है, यही तो अब जानना है कि थर्मल कंडक्टिविटी टेम्परेचर बढ़ने के साथ क्यों घट जाती है, बताएं। चलिए देखिए, आपको पता है तापमान बढ़ने के साथ वॉल्यूम इसका बढ़ेगा घटेगा, ऑब्वियस ही बात है, वॉल्यूम बढ़ जाएगा, इसका वॉल्यूम बढ़ जाएगा, ठीक है। डेंसिटी बहुत बेसिक से आते हैं, डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। वॉल्यूम बढ़ा डेंसिटी घटी, इस बात से मेरे आप ताल्लुकात रखते हैं कि नहीं रखते हैं। वॉल्यूम बढ़ा तो डेंसिटी घटी, यानी टेम्परेचर बढ़ा तो वॉल्यूम घटा, सॉरी वॉल्यूम बढ़ा, टेम्परेचर बढ़ा तो वॉल्यूम बढ़ा, वॉल्यूम बढ़ा तो डेंसिटी घटी। इतनी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। इतनी बात अगर समझ में आ रही है तो भाई साहब एक साइंटिस्ट थे ब्रिजमैन, कौन थे, ब्रिजमैन ने लिक्विड के लिए इक्वेशन दी है, ब्रिजमैन इक्वेशन, जिसमें उन्होंने थर्मल कंडक्टिविटी और डेंसिटी और एरिया के बीच में एक फॉर्मूला बताया है कि ए सी रो की पावर 4/3 अपॉन मास की पावर 1/3। तो अब भाई साहब देख लो, अगर डेंसिटी घट रही है तो थर्मल कंडक्टिविटी घटेगी, डेंसिटी घटी तो थर्मल कंडक्टिविटी घटी। बात समझ में आई, ब्रिजमैन इक्वेशन समझ में आया, डेंसिटी घटी। मैं बता नहीं रहा हूं ब्रिजमैन इक्वेशन क्या है, क्योंकि फिर कुछ ज्यादा लेंथी हो जाएगा, ज्यादा डीप में हो जाएगा, इतना आपको नहीं पढ़ना है। तापमान बढ़ा, वॉल्यूम बढ़ा, वॉल्यूम बढ़ा, डेंसिटी घटी, डेंसिटी घटी तो थर्मल कंडक्टिविटी लिक्विड्स की घटी। बात समझ में आ गई है, इतनी बात समझ में आ गई। चलिए तीसरी बात कर लेते हैं गैस की। गैस में क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ने के साथ उसकी थर्मल कंडक्टिविटी बढ़ती है। क्यों बढ़ती है, ये भी क्या जान लीजिएगा आप। अभी मैंने बताया आपको, सॉलिड से मॉलिक्यूल पास पास होते हैं, उनके बीच में स्पेस कम होता है तो मीन फ्री पाथ कम हो जाता है। गैस में क्या होता है, मॉलिक्यूल्स बहुत दूर दूर होते हैं, ऐसे कुछ होते हैं, होने तो वाइब्रेशन, होने तो इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन, कितने वाइब्रेट होंगे, कितनी देर इनमें मीन फ्री पाथ से और ऐसे ऐसे करेंगे, जन होंगे, ठीक। लेकिन इनके बीच इतना स्थान होता है, इतना स्थान रिक्त होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन इजीली ट्रांसफर फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। फ्री इलेक्ट्रॉन आसानी से जा सकता है, यहाँ ट्रैप नहीं होता मीन फ्री पाथ के बीच में, ठीक है। मीन फ्री पाथ जो है इसका कम नहीं होता, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इसके मॉलिक्यूल बहुत दूर दूर हो जाए। लेकिन सॉलिड में क्या होता है, पास पास होते हैं, तो इसकी वजह से तापमान बढ़ेगा तो इसकी थर्मल कंडक्टिविटी बढ़ती जाती है गैस के केस में। इतनी बात समझ में आई आपको, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत, सवाल आ सकता है, बस यही से आ सकता है आपका। कंडक्शन पे किस लॉ पे है, फोरियर लॉ पे। तापमान बढ़ने के साथ सॉलिड लिक्विड गैस के थर्मल कंडक्टिविटी में क्या फर्क पड़ेगा, मैंने आपको डायरेक्ट लिख दिया, उसका कारण भी बता दिया। इफ यू वांट टू लर्न द रीजन देन इट्स ओके, अदरवाइज यू कैन लीव इट इजीली, ओके। नाउ कम टू द अनदर पॉइंट, व्हाट that is totally about conduction. Now we will not discuss more about conduction because it will go above your beyond syllabus. Now we will come to the point conduction, okay. What is another point, conduction, rate of heat transfer, that is conduction, okay. तो क्लास थोड़ी सी ज्यादा लंबी हो जाएगी, इस वीडियो को हम लोग कंडक्शन की क्लास को यहीं तक करते हैं।
अब पढ़ेंगे हम लोग कन्वेक्शन। क्या पढ़ेंगे दोस्तों अगली क्लास में? कन्वेक्शन। और देन फिर नेक्स्ट क्लास में रेडिएशन। ठीक है, तो जाने से पहले जैसे आपको पता है डेली क्यूज, तो डेली क्यूज में आपका आज का सवाल लिख देता हूं मैं, इसको नोट डाउन कर लो, आप स्क्रीनशॉट ले लो। फिर से एक सवाल, बहुत ही अच्छा सवाल है और बहुत ही आसान सवाल है। आज का सवाल है कन्वेक्शन फॉलो विच लॉ। कन्वेक्शन फॉलो विच लॉ, वही 4 ऑप्शन फिर से। तो कल काफी लोगों ने फोरियर आंसर दिया था ना, आज सबसे पहला ऑप्शन फोरियर ही है। दूसरा लिखता हूं स्टीफन, और न्यूटन साहब तो आप सभी के फेवरेट ही हैं भाई साहब, तो मैं न्यूटन का भी नाम लिख देता हूं। चलिए, तो एक और आपके फेवरेट है गैलीलियो साहब, इनका भी नाम लिख देता हूं, गैलीलियो, LIEO। ठीक है, थोड़ी बहुत स्पेलिंग होगी मिस्टेक, कोई बात नहीं। ठीक है, तो आज का सेशन हम लोग यही फिनिश करते हैं। तो आप लोग इसका क्वेश्चन का जवाब बताइए कमेंट बॉक्स में। ओके दोस्तों, तो प्लीज आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि आज का वीडियो आपको कैसा लगा। एंड आपको अगर टेस्ट सीरीज चाहिए तो प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइए कि आप लोग टेस्ट सीरीज कितने लोग हो जाते हैं, क्योंकि वी वांट मोर नंबर ऑफ पीपल्स टू लॉन्च अवर टेस्ट सीरीज एज सून एज पॉसिबल। आपका एग्जाम होने से पहले कम से कम आप 50 से ज्यादा टेस्ट दे लो, जिससे आपका CBT 1 तो इजीली क्वालिफाई हो जाए, और CBT 2 की तैयारी ऑलरेडी हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, तो प्लीज आप लोग कुछ, अगर जो लोग पहली बार जुड़े हमारे साथ तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जो लोग ऑलरेडी अगर देख रहे हैं तो प्लीज पहले की सारी वीडियो आप लोग वॉच कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, चलिए फिर मिलते हैं फिर अगली क्लास में। अपना ख्याल रखिए आप लोग। बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, स्वीट ड्रीम्स।